हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला चैनल में। आज हमारा चैप्टर है 81st, जहां हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, ठीक है, चुनाव होना शुरू हो जाए, उसके बाद इलेक्टोरल कैसे लॉज हैं, क्या कानून हैं जो गवर्न करते हैं कि देश में चुनाव कैसे हो, अच्छे से हो, फ्री फेयर करना है। तो उसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी ले रहा है? यस, ले रहा है। संविधान ही जिम्मेदारी छोड़ता है। और ये हमारा यूपीएससी प्रारंभ बैच, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नाउ चलते हैं संविधान के कहने पे। 81 और 170 दो आर्टिकल हैं जो शुरू में ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले आपको एक अपनी, अगर आपको काउंट ऑफ सीट्स तैयार करनी है, कितने लोग कहां पे जाने चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, क्या होना चाहिए, कितना काउंट फिक्स हो सकता है हाईएस्ट। अब ये आर्टिकल्स चेंज होते रहे समय समय पे, इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आता रहा है समय समय बढ़ते बढ़ते। अब यहां पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ये याद रखिएगा कि कैसे हम तय करें स्टेट्स में और स्टेट्स के अपने अपने विधानसभाओं में कि कितने स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, लोकसभा में, और कितने स्टेट्स में विधानसभा में कितने कितने सारे ये सारे एमएलए जाएंगे। तो उन सब की बातें करके छोड़ दी, पर बातें करके छोड़ दी। अब इन्होंने यहां पे, संविधान के मेकर्स ने कभी शुरू में तय नहीं किया कि कितनी सीटें फिक्स कर देते हैं, लाओ आज ही के आज ही अब इसको सारा क्लोज कर दें। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको आगे आने वाले समय के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन में चेंज आएगा, डेमोग्राफी में चेंज आएगा, हो सकता है वोटर हमारा जो बेस है बढ़ जाए, हो सकता है जनसंख्या बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर है, स्टेट्स के ऊपर है कि वो क्या चाह रहे हैं। अब ये आगे वो जाने, ठीक है, हो सकता है कोई स्टेट नया आ जाए, हो सकता है कोई स्टेट चले जाए। तो अब सब चीजों को हमने आगे बोला कि ठीक है, चलो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। आर्टिकल 171 ने बोला कि हम फिक्स कर रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट के विधान परिषद में। जो कुछ कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है, याद आ गया कौन सा? एक उसका एक्रोनिम भी है, तुम कब बताना जरा कौन सा। नाउ अब कितने मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है, दोनों चीजों की बात हो चुकी है कि विधान परिषद अगर कोई स्टेट चाहता है कि अगर तुम्हें चाहिए ही चाहिए ले लो, तब विधान परिषद में कितने मिनिमम नंबर ऑफ एमएलसी होने चाहिए, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलसी हो सकते हैं। ठीक है, बात हो गई खत्म। अब इसके बाद आगे हुई बात कि ये बताइए कैसे कैसे इन एमएलसी को चुना जाएगा, कैसे कैसे इनका इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। किसी किसी एमएलसी को टीचर्स लोग चुनते हैं, किसी किसी को ग्रेजुएट्स चुनते हैं, याद आ गया। तो एमएलसी का क्वालिफिकेशन या जो उनका इलेक्शन का जो वोटर बेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब ऐसे ही हमने बोला कि स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ सीट्स जो हो रही हैं थ्रू ईच मेथड, ये सब कुछ छोड़ दिया जा रहा है कानून बनाने की प्रक्रिया पे या आगे आने वाले कानूनों पे। कानून जाने आगे आने वाले कि वो कैसे करेंगे। ओके फाइन। अब जब इतनी सारी बातें संविधान ने खाली छोड़ दी, तब हमने सोचा कि चलो ले आते हैं आरपीए 1950। कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसी साल हमारा एक्ट भी आ गया है आरपीए 1950। ठीक है, सामने सामने आ गया क्योंकि देश में पहले इलेक्शन होने हैं। अब इस इलेक्शन को करवाने के लिए ही एक ही आरपीए से काम नहीं चला। ये आरपीए ने पूरी बात नहीं करी, इस आरपीए ने बहुत मोटी मोटी बात करी थी कि कैसे कैसे हम सीट्स को एलोकेट कर रहे हैं इन द, चाहे लोकसभा की बात कर लो, चाहे स्टेट की विधानसभा की बात कर लो, विधान परिषदों की बात कर लो। हम बस खाली सीट्स का डिमार्केशन, देखो ये एक छोटी सी सीट ये रही, एक और छोटी सी सीट ये रही, उससे छोटी सीट ये रही, यहां पे है ये छुटकू 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 छुटकू, ये सारी की सारी सीट्स ऐसे हैं ताकि एक सीट के लिए जितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बराबर रहे बाकियों के लिए भी। अब पॉपुलेशन का रेशियो फिक्स रखना है ताकि एक स्टेट में अगर जितने जो एमपी चुन के जा रहे हैं, अब ये एमपी का जो रेशियो हो टू देयर पॉपुलेशन वो सेम हो, चाहे यूपी की बात कर लो, चाहे केरला की बात कर लो, चाहे कर्नाटका की बात कर लो। अब इसी एक्ट ने ये परमिशन दी राष्ट्रपति को कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है कि आप तय करवाइए इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद कि हम कैसे कैसे डिमार्केट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम डीलिमिट कर रहे हैं। ये जो बाउंड्रियां देख रहे हो, छोटा 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 भारत पूरे छोटे छोटे शहरों जैसे में बटा हुआ है। अब ये सारी की सारी चीजें हमने कैसे कैसे बांटनी है, क्या करनी है, कितने स्टेट में कितने एमपी एमएलए सब निकालने हैं, ये आप आगे जानिएगा। संविधान ने इतना इस एक्ट ने इतना कह दिया कि खाली राष्ट्रपति जी के मोहर से ये चीज हो पाएगी, बाद में आगे चल के देखी जाएगी। ठीक है, अब ऐसे करके हम इलेक्शन अगर करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ राष्ट्रपति ही उसको डिलिमिट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं राष्ट्रपति निकलेंगे पूरे देश में भ्रमण करने, नहीं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, एक मशीनरी तैयार करेंगे, बाद में उनके दस्तखत से ही वो ये चीज एक्चुअल हो पाएगी पूरी। बस कुल मिला के ये बात है। अब ये बात आई कि क्या ऐसा हो सकता है
कि इतने सारे जो वोटर्स हैं, इतने सारे देश भर में जितनी हमारी जनसंख्या है, इनका जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इनका आपको वोटर लिस्ट बना के रखनी है, इनका आपको एक लिस्ट सारा इलेक्टोरल रोल सारा रेडी करके रखना है। तो अब इसमें कैसे होगा, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर लो, चाहे स्टेट की विधानसभा की बात कर लो, या एमएलसी के चुनाव की बात कर लो, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इनके सारे हमारा और आपका नाम कैसे दर्ज होगा, कैसे हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं, हम 18 के ऊपर हैं कि नहीं, ये सारी चीजें, कि हम वहां रहने वाले सिटीजन हैं कि नहीं। तो ये बस बात कर दी आरपीए ने कि हम बस इतनी बात करके छोड़ेंगे कि कैसे कैसे लोग चुने जाएं, कितने कितने लोग चुने जाएं, बस बात खत्म हो गई। और कौन लोग चुन रहा है। अब इस एक्ट ने मोटी मोटी 3 बात करी। ये बोला कि देख लो, जब इलेक्शन करवाना तो आपको चाहिए कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स, ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर्स ये होंगे, जैसे सीईओ साहब अभी देखे हमने कहां होते हैं, ये अभी पीछे देखा था हमने। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, ये हो गए। फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ये भी हो गए, होने दो। फिर प्रोसीजर्स फॉर फिलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि ऑफ कोर्स हमारी राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो स्टेट्स के सारे एमपी जाते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे यूपी से मान लो 25 जा रहे हैं, एक ऐसा रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, हरियाणा से मान लो जा रहे हैं 10, तो अब ये सारे एमपी हैं, अब ये गए हैं वहां पे, जो बची हुई बेचारी यूटियां छोटी छोटी, इन यूटियों के लिए कौन बात करने वाला है। इसी एक्ट ने कहा, हम बता रहे कैसे होगा, कि आप कैसे राज्यसभा में पौंडीचेरी के, जिसको पुदुचेरी कहते हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोई और हो गया, तो अगर आपको दादरा नगर हवेली, इन सारी जगहों से अगर आपको अपने एमपी भेजना है राज्यसभा में, देन आरपीए विल डील विद यू, ठीक है, कर लेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस, जब स्टेट के विधान परिषद के चुनाव होते हैं, तो उसमें याद आ गया कि अर्बन लोकल बॉडीज अपनी देती हैं वोट, फिर ग्रामीण लोकल बॉडीज देती हैं वोट, तो ये जो और भी कई सारी होती है, ट्रेड बॉडीज होती हैं, जमींदारों को अपना एक उसमें काउंसिल होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो यानी कि ऐसी कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं जो स्टेट के विधान परिषद के चुनाव में हिस्सेदारी लेते हैं और सिविल कोर्ट हिस्सेदारी ना लें। सिविल कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है कि आपका जुरिस्डिक्शन यहां नहीं चलेगा। ये इलेक्शन की बात है, लोगों के प्रतिनिधियों की बात है, सिविल कोर्ट बाहर, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इससे। तो कुल मिला के क्या बात हुई, एलोकेशन ऑफ सीट्स, ओके, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होनी है, फिर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ताकि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ सके, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, कौन दे सकता है वोट, ये नहीं होना चाहिए छठी क्लास का बच्चा जाके वोट दिया है, ये नहीं होगा। इलेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, ये बात हो गई। आरपी 1950 इतना कह के बढ़ गया आगे, इसने कहा अब देख लो आपका काम है, आप संभाल लो। अब आरपीए ने खाली फोकस किया है केवल सीट बांटने में और स्टेट्स को डिलिनिएट करने में, स्टेट्स को डिलिमिट करने में, आपस में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटने में, ताकि इलेक्शंस हो सके टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू अपने अपने स्टेट के लेजिस्लेचर्स, ठीक है। साथ में इसने बताया कि कैसे कैसे वोटर को क्वालिफिकेशन हो सकती है, कैसे कैसे आपको अपना वोटर लिस्ट अपनी बनानी है, फाइन, ओके, बस इतनी बात करके हो गया इनका काम। आरपीए 1950 ओवर। अब इलेक्शन तो करवाओ, इलेक्शन तो मेन चीज है। हाँ, अब यहीं पे बात आ रही है कि हमें बताइए सर इलेक्शन कंडक्ट कैसे होगा, मेंबर्स अगर चुन के आ गए तो क्या वो मेंबर सही है, क्या वो मेंबर अगर सही नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई कैसे करें, ये तो बताओ। फिर कैसे अगर करप्शन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कोई इलेक्टोरल ऑफेंस कोई हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम कैसे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करें, कहां जाएं, कौन सी कोर्ट पे जाएं। सिविल कोर्ट को आपने मना कर दी, तो दैट मींस कि अपने इसी सारे गैप्स को फुलफिल करने के लिए फिर आया आरपीए 1951 आ गया अगले ही साल, जब रियलाइज हुआ कि अरे इलेक्शन आ गए, इलेक्शन कराने के लिए तो हमारे पास एक्ट ही नहीं है, फिर अगले साल इलेक्शन कराने के लिए हम एक्ट ले आए। किलो साहब, ये है वो फाइनल एक्ट जिसकी बदौलत हम ये सब अपना करा पाएंगे इलेक्शन देश में, ठीक है भैया। आ गया, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी देना मिलना शुरू हो चुका है। अब आरपीए 1951 के आते ही सारी बातें शुरू, कैसे कैसे मेंबरशिप ऑफ हाउसेस के लिए क्वालिफिकेशन, सारी उनकी एलिजिबिलिटी कौन कौन दे सकता है और डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है। फिर नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन अभी आने वाला है कि जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन देना होता, कौन देगा जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन, बताना जरा मुझे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर ड्यूटी कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि उस समय प्रशासन का मशीनरी कैसे काम करेगी, कितने कितने ऑफिसर्स कहां कहां पोस्ट हो जाएंगे, कितने ऑफिसर्स को कौन कौन से डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, एडिशनल प्रभार कहते हैं उसको, जैसे कहते हैं एडिशनल चार्ज। तो ऐसे कई मौके आएंगे जब आप सर्विस में होगे और आपके पास 1 महीने पहले ही तो खबर आई जाएगी, आपको तो खैर पता ही होना चाहिए, तो आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले खबर आ जाएगी कि अगले साल अप्रैल में मई में लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, 4 घंटे की नींद मिला करेगी, नहीं कर सकता। तो यानी कि आपको मिल रहा है एडिशनल चार्ज, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, अगर आप देश की टेरिटरी के अंदर हो, तो जाहिर बात है कि इलेक्शन के दौरान आपको एडिशनल चार्ज मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल प्रभार आपको मिलेगा,
क्योंकि आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है, यू आर द स्पाइन ऑफ द सिस्टम. सो whether you like it or not, this is your job. ये आपका जॉब है, यू आर साइनिंग अप फॉर दिस. कि आपको कभी भी रातों रात आपको बोला जाएगा ये वाला डिपार्टमेंट आप संभाल लो. अभी पेटीएम का अभी जितना सारा वाकया चल रहा है, पेटीएम को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, आपको तुरंत फोन आ सकता है रातों रात कि भैया आपको पेटीएम का डायरेक्टर बना रहे हैं हम, पेटीएम के पेमेंट्स बैंक का, पहुंचो. चलो ठीक है सर, ओके. यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग. कि कभी भी आपके पास एडिशनल प्रभार आ गया, कोई अलग से प्रभार आ गया, अलग जिम्मेदारी मिल गई, ऐसा नहीं होता आप बोलोगे सर इसकी तो अलग पेंशन चाहिए मुझे, इसकी तो अलग सैलरी चाहिए मुझे. नहीं, दिस इज नॉट व्हाई यू आर हियर. यू आर हियर टू सर्व. आप सर्व करो, ठीक है, ओके. फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सारे नेता आ रहे हैं, गली के छुटपैया नेता भी आ रहे हैं, कह रहे साहब हमारी पार्टी कहाँ है, हमारी पार्टी भी है. कहेंगे पहले पार्टी रजिस्टर करा लो अपनी जाके इलेक्शन कमीशन से. तो ठीक है, वो सब देखी जाएगी. वो आरपीए ने बताया कि ठीक है कैसे पार्टी को रजिस्टर कराना होगा, क्या क्या होगा. कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. अब इलेक्शंस एक्चुअली करवाने हैं, ठीक है, तो कैसे होगा. इलेक्शन कंडक्ट कराने में इतने सारे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे. क्या क्या. कैंडिडेट्स का नामांकन, ओके. कैंडिडेट्स का और उनके अपने जो उनके एजेंट होते हैं, छुटपैया और नेता होते हैं सारे के सारे, और उनके अपने इन्हें इन्हें हम बोलते हैं गारंटर. अगर मान लो कल को ये जो नेताजी हैं ये इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसा फ्रॉड कर दें, कुछ ऐसा काम कर दें, तो कोई इनकी जमानत कराने वाला, कोई इनका जिम्मेदारी लेने वाला, कोई इनकी गारंटी देने वाला हमें चाहिए. ऐसे दो लोग, ठीक है भैया, आ गए. जनरल प्रोसीजर एट इलेक्शंस, क्या क्या होंगे. द पोल इटसेल्फ, ये है चुनाव, ये होना चाहिए. चुनाव करवाना है, चुनाव करवाने के बाद वोटिंग काउंट होना है. मल्टीपल इलेक्शन हो सकते हैं, कभी स्टेट के, असेंबली के साथ साथ. पब्लिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एंड नॉमिनेशंस. कुछ लोग तो चुन के आ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है छोटे रास्ते से आ रहे हो, बैकडोर से. नॉमिनेशन, नामांकन होके आ गए वो गवर्नर के या राष्ट्रपति के. डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. कितने इनके ऊपर कितना कर्ज है, इनके ऊपर कितना सारा धन है, बस दो चीजें. फिर इलेक्शन के एक्सपेंसेस, ये भी तो होंगे. अब इलेक्शन के एक्सपेंस हो रहे हैं, उनकी भी कोई बात करने वाला कोई हो, मामला सारा पैसे पे आके रुकता है. नाउ फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. ये एक वर्ड है, ये बीच में डैश नहीं है, ओके. ये यहाँ पे कैंडिडेट्स लिखा हुआ है. सो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के होते हैं, तो सीनियर होते हैं, स्टार कैंपेनर होते हैं, तो उनको कुछ कुछ फ्री सप्लाई मिलती है मटेरियल की. जैसे क्या क्या, जैसे मैप का डायरेक्शन मिल जाएगा, जैसे उन्हें सिटी का टाउन हॉल का पास मिल जाएगा, जैसे उन्हें रैली करने के लिए अलग से जगह मिल जाएगी, जो भी हो, और भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. तो कई सारी चीजें हो गई. हमने कहा क्या यही है, नहीं बिल्कुल नहीं है. अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, तो झगड़ा हो गया, तो फिर क्या करें. तब यहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन पिटिशंस टू हाई कोर्ट. के स्टेट की जो हाई कोर्ट होगी, जहां जिस स्टेट में कोई मामला फंसा है, तो वहां की हाई कोर्ट के पास मैटर जाए, वो हाई कोर्ट जिम्मेदारी ले कि लाओ उसको सुलझाते हैं मैटर को. फिर ट्रायल होगा ऑफ द इलेक्शन पिटिशन इटसेल्फ, कि जो पिटिशन आई है इलेक्शन की, उसको किस मैनर में, किस अथॉरिटी के सामने पेश होना था. लाओ ले आया पिटिशन, लाओ उसको पढ़ लें, इसमें कोई दिक्कत है, इस पिटिशन को आप दोबारा लिख के लाइए, ऐसे नहीं स्वीकार होगी. फिर आप दोबारा लिख के लाए, आपने कहा सर अब तो समझ लो, अब तो पढ़ लो. माय लॉर्ड ने कहा हाँ यस करेक्ट, अब सही है, लाओ केस लाओ. फिर विड्रॉल एंड अबेटमेंट ऑफ इलेक्शन पिटिशंस. ये कभी कभी हो सकता है आपको लगा कि यार नहीं दिक्कत तो नहीं थी, पर मैंने फर्जी जाके दे दिया हाई कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, सर मेरे से गलती हुई है, मुझे अनजाने में मुझसे चूक हुई है, मुझे पूरे फैक्ट्स पता नहीं थे और मैंने जाके ऐसी 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 दाखिल कर दी अपने वकील के थ्रू, क्या मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ. जज कहेंगे ठीक है, ओके फाइन. अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स फाइनली तो यहाँ जा ही सकती है अपील कोई भी. फिर कॉस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर स्टेट. हाँ नहीं, यहाँ कॉस्ट ही आएगा, हाँ ठीक है. कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट लग रही है इसमें, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो. एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, हाँ फाइन ठीक है. यानी कि अगर कोई भी जो कीमत है, किसी भी चीज की कीमत होती है, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू. अगर इलेक्शन कराने के दौरान कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है कि साहब ये खर्चा कौन उठाएगा, ठीक है सर हम उठा रहे हैं, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है स्टेट के पास इस कॉस्ट के लिए, क्या आप कुछ कोलेटरल जमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाई कोर्ट्स में कुछ आप डिपॉजिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें. फिर corrupt practices कुछ और ऐसी प्रैक्टिस जो भ्रष्ट प्रैक्टिस है ऑफ कोर्स. एंड अदर इलेक्शन ऑफेंसेस, इलेक्टोरल ऑफेंसेस, कुछ भी कह लो उसको आप. पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कनेक्शन विद, कैसी अगर इंक्वायरी बिठानी है तो फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कोई भी मेंबर्स, कहीं के भी हो वो. उपचुनाव करवाने हो, टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए फॉर फिलिंग द वैकेंसीज. कहीं अगर पार्लियामेंट में, अगर लोकसभा में या कहीं और पे अगर वैकेंसी आ गई है ड्यू टू डेथ और ड्यू टू एनी अदर रीजन, क्या भाई रेजिग्नेशन कुछ भी, देन आपको वहां पे उपचुनाव कराने हैं उस वैकेंसी के लिए, तो कितने टाइम लिमिट में करवा सकते हो आप, और उपचुनाव कैसे होने चाहिए, कब होने चाहिए. मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शंस, ठीक है भैया फाइन. एंड अगेन एम्फेसाइजिंग दैट jurisdiction of civil courts is barred.
नहीं आएगा। सिविल कोड्स का कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा इलेक्शन है, हमारे देश के लोगों का इलेक्शन है। आप भी वोट देना, लेकिन आप ये मत तय करना कि हाँ वोट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपके ऊपर नहीं है ये, इतना भार मत लीजिए। कोर्ट वैसे ही आपके पास बहुत बहुत हेडेक है, आपको बहुत कुछ संभालना है। अब फाइन, सीटें काटते हैं अपनी अपनी, सारे स्टेट को बांटते हैं, कैसे करना है। तो आर्टिकल 80 टू 170, ठीक है भैया, ओके। और 330 और 332 सारे के सारे बात करेंगे कि कैसे कैसे हम प्रोसेस बनाए फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू वेरी वेरी स्मॉल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस। 2001 का सेंसस आया था जो, उसको हमने बोला कि ये ऑथेंटिक है, बढ़िया है, 21वीं सदी का पहला सेंसस। अब इस सेंसस को उठाओ, इसके डेटा के हिसाब से सीटें बांटो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है टू डिटरमाइन दिस थ्रू द लेजिस्लेशन, कि भैया इसके लिए एक्ट लाओ, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ले आओ, जो भी ले आओ। आर्टिकल 330 कहता है कि चाहे लोकसभा की बात कर लो, चाहे स्टेट की विधानसभा की बात कर लो, अब आपको सीटें ऐसे रखनी है बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस कि रिफिक्सिंग ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड रिफिक्सिंग ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। आई बात समझ में, कि कैसे आप सीटें बांटना, ये याद रखते हुए कि आपको याद रखना है कुछ कुछ रिजर्व सीटें हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड कुछ कुछ हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। क्यों? क्योंकि जरूरी है, सही बात है, होनी भी चाहिए। ये जो आपने मैप देखा इधर, लाओ दिखाता हूं। हाँ, अब इसमें जो आपको ये येलो वाला रीजन दिख रहा है, इसमें येलो वाले रीजन में शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें हैं, ओके फाइन। और जो पिंक वाला रीजन है, ये पिंक वाला रीजन, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रीजन है, ठीक है। ऐसे अभी और भी आगे डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, और भी हमारे पास कैसे कैसे ऐसे। अब आप देखो, आंध्रा, आंध्रा में जो व्हाइट है वो तो जनरल सीटें हैं, जो येलो है वो एससी है, पिंक है वो एसटी है, ये पूरा का पूरा एसटी है। ये येलो है एससी है, पिंक है एसटी है, फाइन। ऐसे ही अरुणाचल है, ये तो एसटी है, ठीक है, ओके ओके। फिर ये हमारा एससी है तमिलनाडु, फिर बिहार एससी है, फाइन। ऐसे हो रहा है। अब ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है कि देखो बाकी जो आपको दिख रहा है सफेद सफेद, वो जनरल सीटें हैं, अनारक्षित सीटें हैं, और जो पिंक और येलो सीटें हैं वो हैं आरक्षित सीटें, वो रिजर्व सीटें हैं। वहां पे आप कुछ कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा जो इसी कैटेगरी के, इसके बाहर का हो, ठीक है। अब प्रीवियस डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ था, वो हुआ था 1971 में, ठीक है। तब का हमने करके छोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने बोला कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1971 में, क्योंकि एक ऐसा क्रूशियल ईयर था हमारे हमारे देश के इतिहास में जहां पे इतना ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, इतना ज्यादा इलेक्टोरल जिसे कहते हैं फ्री फ्लोइंग हुई है, इलेक्टोरल फ्लो चेंज हुआ है देश में। कई सारे लोग नॉर्थ इंडिया से महाराष्ट्र गए, कर्नाटका गए, कई लोग बंगाल में एंटर किए हैं बांग्लादेश से, कई लोग असम में एंटर किए हैं, उस समय कई लोग बॉर्डर से आए होंगे, वेस्टर्न कहीं भी इधर उधर से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कुछ हुआ, और डिस्पेयर हुआ, सेम नहीं हुआ था, एंड माइग्रेशन, क्योंकि लोग इधर से उधर गए, शिफ्ट होते रहे होते रहे होते रहे, तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट वेरिएशन हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी साइजेस, ठीक बात है। अब जो 2002 का जो डिलिमिटेशन एक्ट था, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन कमीशन आया था, तो उसने क्या किया कि हम एड्रेस करेंगे खाली ये डिस्पैरिटी। हम नंबर ऑफ सीट्स फिक्स रख रहे हैं, ठीक है फाइन। हम खाली चेंज करेंगे कि बाउंड्री कैसे चेंज हो रही है। अच्छा ठीक है, पॉपुलेशन फिगर्स फ्रोजन एट 1971, 1991, 2001, ओके। इन समय में ये सारे जब जब सीए आए थे तो इन्होंने इस ईयर के डेटा को इन्होंने फ्रोज कर दिया था, ठीक है, ओके इजी। अब ये देखो, अब टाइमलाइन इससे समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। पहली बात 1953 पहला आता है डिलिमिटेशन कमीशन, ये इस समय थे जस्टिस अय्यर, इनकी अध्यक्षता में आया। इन्होंने जो लोकसभा की सीटें फिक्स करी थी वो करी थी 494, ठीक है फाइन। फिर 1963 अगला वाला, अब ये सेकंड आया, ये इन्होंने 494 से बढ़ा के किया 522, इसको थोड़ा छोटा करते हैं वरना आपको दिखे नहीं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया 522, फाइन। फिर 1973 में क्या बोला गया कि जो तीसरा डिलिमिटेशन आया है जस्टिस कपूर की अध्यक्षता में, तो इन्होंने बोला 522 से बढ़ा के हम कर रहे हैं 543। लो, अब ये नंबर आज भी वही नंबर है, वही चल रहा है। तो और असेंबली की सीट है 3700, 3771 से बढ़ा के हमने किया ऑलमोस्ट 4000, ऑलमोस्ट 4000 प्लस, तो अब ठीक है जैसे भी है तो है। अब 3997 था उस समय सीट है, फाइन। एंड 42nd डिलिमिटेशन कमीशन, सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एक चीज बोली, ये बोला कि अब कोई भी डिलिमिटेशन होगा वो फ्रीज होगा,
अब जो लोकसभा की और स्टेट की विधानसभाओं की जितनी भी सीटें हैं, सारी की सारी अब हम सब कुछ फ्रीज कर रहे हैं, सब कुछ फ्रोजन हो रहा है, ये होने वाला है। और कब तक रहेगा? अंटिल द 2001 सेंसस। 25 साल ले लो यहां से, 1976 से लेके 25 साल, तब तक थोड़ी पॉपुलेशन सेटल हो जाएगी। जो अभी जितना ऊपर नीचे हो रहा है, इतना उस समय देश ऊपर नीचे बिगड़ रहा है, यहां पे कोई आ रहा है, वहां से कोई जा रहा है, तो हम उसको सबको निर्धारित कर लेंगे। 25 साल के बाद हम देखेंगे कि अब नई नई सीटें क्या होनी चाहिए। अच्छा भैया, फाइन, ठीक है। ये इसलिए हुआ ताकि उस समय तक हम थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना शुरू कर सकें। तब हमने देखा था कितने सारे नसबंदियां हुई थी एक साथ, पूरे एक साथ पैकेज में, एक साथ बैच में हुई है। फिर 2002 में फिर आया डिलिमिटेशन कमीशन। इन्होंने बोला कि हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन जो आ रहा है वॉज बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस, एंड इनको जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने किया था। आपको याद है जस्टिस कुलदीप सिंह जी के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको? हमने जब ये पूरा कमीशन पढ़ा था, मैंने कहा था जस्टिस कुलदीप सिंह जी एक बहुत ही रिनाउंड जज हैं, एक बहुत, जैसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं एनवायरनमेंट सारे कानूनों के ऊपर। इन्होंने कंपनीज के लिए पहली बार एक फ्रेज निकाला था, पॉल्यूटर पेज, है ना, याद आया? प्रिकॉशन, याद आ गया? अब जस्टिस कुलदीप सिंह जी को एक टाइटल मिलता है, बहुत ही उनका इनफॉर्मल टाइटल है, जिससे उनको बोला जाता है। मुझे नाम बताना क्या कहते हैं उनको, कौन से जज, विच जज? ओके, नाउ देयर वर ओनली रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड नो इंक्रीज इन सीट्स। के सीट नंबर फिक्स है 543 पे, आप बाउंड्री कर लो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कर लो, और एक डिस्ट्रिक्ट में से एक कोई दो डिस्ट्रिक्ट बना के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो, जो करना कर लो, पर अब जो नंबर फिक्स है वो नंबर फिक्स रहेगा, और वो नंबर 2026 तक के लिए हम उसको मान के चलेंगे, वही नंबर है। ठीक है भैया। 84th अमेंडमेंट 2002 फ्रोज एनी डिलिमिटेशन एनी इंक्रीज इन सीट्स टिल 2026, अगले 25 साल और ले लिए, तो 1976 से लेके 2026 तक, पूरे पूरे 50 साल तक अब जो हमारा नंबर है 543 का, ये नंबर फिक्स रहेगा। यही वजह है कि अब नया हमें सेंट्रल विस्टा चाहिए, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद एमपीज की संख्या बढ़ेगी। अब जब एमपी की संख्या बढ़ेगी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारा पार्लियामेंट है, जो छोटा पड़ रहा था, वहां पे वर्किंग स्पेस कम थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए, स्ट्रक्चर पुराना हो रहा था, कभी कभी जर्जर हो रहा था कोई कोई उसका कोना, तो उसको भी सॉल्व करना था। ठीक है, जरूरी था कि एक बनाया जाए, इसलिए आ गया वो। नाउ दिख रहा है डेटा? आप देखो, अगर ये नंबर 2026 के, अगर ये नंबर सही हो, ये प्रोजेक्शंस हैं, तो यूपी में बढ़ जाएंगे 143 सीटें। ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब में बढ़ रहा है। और ये हार गए, कर्नाटका, लो ये तो गए। अब आप देखो तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का दो जगह का डेटा, ये देखो एक एमपी पर कितनी पॉपुलेशन, कैसे कैसे दिख रहा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर एमपी प्रोजेक्टेड है 2019, ये डेटा आया था रजिस्ट्रार जनरल का, 2006 का डेटा लिया है हमने, तो तब से इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि क्या क्या हो सकता है। आप डिस्पैरिटी देखो कि तमिलनाडु में 18 लाख एमपी, 18 लाख लोगों पे एक एमपी है। अच्छा ठीक है, यूपी में देखो आप 28,76,000 इतने लोगों पे एक एमपी है। ये प्रोजेक्टेड है, ये नंबर प्रोजेक्टेड है कि अगर हम नंबर सेम रखें तो एमपीज को नहीं बढ़ाएं तो कैसा चेंज आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है भैया, ओके। अब ये देखो आप, इफ द नंबर ऑफ सीट इज रिटेन्ड, अगर ये सीट रिटेन्ड हो जाए, 543 ही रह जाए, देन क्या होगा 2026 पॉपुलेशन के बाद? तो यूपी में जो अभी 80 सीटें हैं वो बढ़ के हो जाएंगी 91, 11 का नेट गेन। अब इधर देखो तमिलनाडु, 39 सीटें अभी हैं, इनकी घट के रह जाएंगी 31, 8 का लॉस हो गया खड़े खड़े। ठीक है, फिर आंध्र और तेलंगाना मिला लो दोनों को, ठीक है, तो इनका 42 से कम हो रहा है, 34 -8, तो लॉस तो है। साउथ बेचारा कमजोर, अच्छा काम करने की वजह से पछता रहा है। अब साउथ ने कहा कि अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करी हमने, हमें हमारी कौन सी, हमारा वॉइस कौन सुन रहा है? यही तो, इसीलिए तो हम वो आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें आता है कि 2026 के डिलिमिटेशन के बाद क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या हिंदी हार्टलैंड को क्या साउथ की जरूरत है भी या नहीं? क्योंकि नहीं है। आप देख रहे हो उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं और हिंदी हार्टलैंड में नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, बम्पर बम्पर बबल बढ़ता जा रहा है यूपी बिहार का। सो ये वाले हिंदी हार्टलैंड वाले जो रीजन्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वोट बैंक के लिए, और जो साउथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हारता जाएगा, वो पीछे होता जाएगा। तो क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। अब यही किस्मत है, क्या करें। नाउ कुछ ऐसे और भी एक्ट्स हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, सॉरी इलेक्टोरल लॉज में हमारी हेल्प करते हैं चलवाने में। कैसे कैसे, कौन कौन से लॉज हैं? ये लॉज हैं जो बाद में आते गए। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो अगर कोई होल्ड करता है, कोई पर्सन,
तो वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि एक शर्त ये भी है कि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए. सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. अच्छा भैया, ठीक है. अब एससी एंड एसटी ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बोलता है फॉर द इंक्लूजन इन एंड द एक्सक्लूजन फ्रॉम, दोनों चीजें, कि इंक्लूड भी करो लिस्ट में और एक्सक्लूड भी कर दो, लिस्ट से बाहर हटा दो. फॉर द एससीज एंड एसटीज ऑफ सर्टेन कास्ट, कोई अगर पर्टिकुलर कास्ट के ट्राइब के हैं, फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है भैया. अगर इस एक्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपको कोई भी अगर आड़ी तिरछी लाइन बनानी है, कोई अगर बाउंड्री खींचनी है, तो ऐसा ना हो जाए कि एससी और एसटीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, ये ना होने पाए. नाउ एक और आ गया, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1952. ये बोलता है कि कुछ कुछ ऐसे मैटर होने चाहिए रेगुलेटिंग सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो क्योंकि जब इतने दोनों बड़े देश के सबसे बड़े ऑफिसेस हैं, उनको अगर संभलवाना है, उनका इलेक्शन अगर सही तरीके से नहीं हो, तो फिर तो बाकियों पे क्या उम्मीद करोगे बाकी जगहों पे. तो इनके इलेक्शन के लिए कुछ कुछ मटेरियल है, कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ कुछ क्लॉजेस हैं, वो इस एक्ट में लिखे हुए हैं. नाउ यूटीज एक्ट, ओके भैया, कि इनका चुनाव, इनके यहाँ चुनाव कैसे होगा. जीएनसीटीडी एक्ट ये भी है, ये भी आया था 1991 में, कि इसमें फिर आप कैसे करोगे भाई. दिल्ली की अपनी विधानसभा भी है, दिल्ली के अपने एलजी साहब भी हैं. ऐसे अब कुछ और रूल्स हैं इलेक्शन के अराउंड, जिन पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, के इन रूल के मुताबिक हमारा और आपका नाम चढ़ाया जाता है वोटर लिस्ट में. प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ठीक है भैया. फिर इलेक्शन करवाने का स्पेसिफिक रूल्स 1961, फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट की विधानसभा. फाइन. इसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स, कि आप दोनों जगह के मेंबर नहीं हो सकते हो भैया, दोनों हाउसेस में नहीं बैठ सकते. एक जगह एक ही पर्सन हो ना, तो एक जगह या तो यहां बैठो या यहां बैठो. अच्छा फाइन. मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1985. ये डिफेक्शन हमारे संविधान में भी कहीं लिखा हुआ है, खाली रूल्स में ही नहीं है. संविधान में कहां लिखा है डिफेक्शन के बारे में. नाउ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, सेम चीज. प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जब चेंज हुए थे. फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपके ऊपर कितनी सारी उधारी है और आप पे कितना सारा पैसा है, सारी चीजें बतानी है आपको रूल्स के मुताबिक. फिर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सेम एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ये थे 2004 के. अब एक और दो चीज रह गई, इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर. इसी के तहत पता चलता है कि किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स के चुनाव के दौरान, किसी भी, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो चाहे स्टेट विधानसभा के चुनाव हो, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे उनके सिंबल्स अलॉट करते हैं. कुछ सिंबल्स हमने कहा है, कुछ सिंबल्स होते हैं रिजर्व्ड, कुछ सिंबल्स होते हैं जो फ्री होते हैं, उन्हें कोई भी ले सकता है. तो अब ऐसे सिंबल्स को किसको आप अलॉट कर रहे हो, किसको दे रहे हो, किससे ले रहे हो वापस. रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स. कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी दिलवानी हो पार्टीज के द्वारा, कि पार्टी से सारा पूछना है, इनका कैसे कैसे विधायक हैं, इनके कैसे कैसे एमपी हैं, इनके कैसे कैसे नेता हैं, सबकी चीजें बताओ. फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर बाय एसोसिएशंस या पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कोर्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजंस ऑफ इंडिया सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. के वही वाली बात है हमारी, कि अगर कोई नई तरीका का एक अगर ग्रुप खड़ा हो रहा है, जैसे आपको याद होगा, मैं बता रहा हूं क्या याद आ गया, नहीं याद आया. अन्ना हजारे का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्या था, एक लोगों का कुछ आपस में ग्रुप था, एसोसिएशन था, जो कह रहे थे कि साहब अब से हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन है. ओके, बहुत बढ़िया. क्या आप अभी पॉलिटिकल पार्टी हो? नहीं. पॉलिटिकल पार्टी आप तब बनोगे जब आप रजिस्टर हो जाओगे. तो रजिस्टर करवाने के लिए, ऐसे नए लोगों की भर्ती करवाने के लिए, जो लोग खुद को पॉलिटिकल पार्टी कहलवाना चाह रहे हैं, आईएसी तब्दील हो जाती है बाद में किसमें, एक नई पार्टी में, जो भी दिल्ली की सरकार है. अब ऐसे करके आप किसी नई पार्टी को आप अपने अंदर सम्मिलित कर सकते हो, ले सकते हो. विद दिस चैप्टर हो गया हमारा क्लोज. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पढ़ेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक.